चलो अब अपन क्या करेंगे, सोलार एनर्जी। ठीक, विंड विंड एनर्जी कर लिया अपन ने, बायोमास कर लिया अपन ने, ओशन कर लिया अपन ने। ठीक, टाइड्स वगैरह ये सब कुछ हमने देख लिया। फाइनली अब ये लास्ट टॉपिक अपना न्यूक्लियर वगैरह भी हमने कर ही लिया है। न्यूक्लियर एनर्जी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब देखते हैं सोलार एनर्जी है क्या आखिर। पहले तो मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है सोलार एनर्जी। तो हमको पता है एक तरफ है सन। ठीक, सन से हमको क्या मिल रही है, एनर्जी। ठीक, एनर्जी किस किस फॉर्म में, दो फॉर्म में मिल रही है, एक है लाइट और एक है हमारा हीट। ठीक, इन दोनों फॉर्म का अगर हम क्या करें, इनको यूज़ करें, इनका हम यूज़ करें, उससे हम क्या जनरेट करें भाई, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लें। ठीक, और इसको थर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं, समझ में क्या, हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर लें। अगर हम ये सारी चीज़ें करने में सक्षम है तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हम सोलार एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर रहे हैं। समझ में क्या, मतलब ये सोलार एनर्जी ये है हमारा, हम इसका यूटिलाइज कर रहे हैं ऑफ सोलार एनर्जी। ठीक, किस किस फॉर्म में, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सोलार एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखते हैं कि भाई सोलार एनर्जी इंडिया में क्यों ज़रूरी है। वाई सोलार एनर्जी इन इंडिया, हम इतना क्यों लगे हुए हैं इस पर काम करने के लिए। ठीक, क्यों लगे हुए हैं पहले ये समझते हैं। पहली बात, अगर आप देखो कि भाई इंडिया का पोजीशन क्या है, पोजीशन और लोकेशन। ठीक, पोजीशन और लोकेशन की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया कहाँ पे है, इंडिया है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लेवल पर। ठीक है, इस रीजन पे लाई करता है। हमको पता है कि भाई ये 30 डिग्री इधर ले लो, 30 डिग्री इधर ले लो, ये दोनों एरिया को इंक्लूड करता है। ये 23.5 ये हो गए, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल, और थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन 30 डिग्री तक ये सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। इस रीजन पर भाई सन जो होता है, सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सनलाइट की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा सोलार एनर्जी आएगी हमारे यहाँ। ठीक, अब इस सोलार एनर्जी का उतना ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये है बेसिक प्रिंसिपल इसके पीछे का। और भाई इंडिया कहाँ पे लाई करता है, तो इंडिया तो यहीं पर लाई कर रहा है ना, ये देखिए ऐसा है। ठीक, तो इंडिया की पोजीशन ये है, मतलब कहाँ पर है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लेवल पर ही तो है इंडिया की पोजीशन। और इस कारण ये हमारे लिए बहुत अच्छी ये बात है कि भाई हमारे पास तो इतनी सारी इंटेंसिटी की सनलाइट, अगर हम इसको यूज़ कर ले तो सोचिए कितना बढ़िया हमारे देश के लिए हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है ना कि भाई हमको एनर्जी सिक्योर होना है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी अगर करना है तो उसके लिए हम अगर इसका यूज़ कर पाए तो कितना अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। और दूसरी बात समझिए कि भाई अभी तक हमारा जो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर में अभी एट प्रेजेंट सबसे बड़ा सोर्स कहाँ है, विंड से हम मैक्सिमम विंड जनरेट करता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हम यूज़ करते हैं, तो वो है अभी विंड एट प्रेजेंट। ठीक है, बट अभी भी 34% ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी वो कहाँ से आती है, तो वो आती है सोलार सेक्टर्स। ठीक, सोलार से आती है, ये क्लियर है। तो भाई इसीलिए भी तो इम्पोर्टेंट है कि भाई हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। क्यों फोकस कर रहे हैं, क्या सब है, तो अभी आगे आ रहे हैं उस पर। ठीक है, अभी एक चीज़ समझो, अब देखो यहाँ अभी हम नीड की बात कर रहे थे। नीड क्यों है, तो भाई इसलिए क्योंकि भाई हमको एक एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री बनाना है, एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री बनाना है। ठीक है, हम अभी क्या होता है कि भाई प्रिवेंट करना है हमको कि हमारे देश में क्या ना हो, एनर्जी क्राइसिस ना हो। ठीक है ना, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एनर्जी ये क्या है भाई, ये यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ डेवलपमेंट होता है। अगर एनर्जी जितना ज़्यादा हमारे पास होगी उतना ज़्यादा हम ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट अचीव करेंगे। तो वही बोल रहे भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए हमको, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे आएगा कि भाई एनर्जी जितनी ज़्यादा हमारे पास होगी उससे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज चलेंगी,
उससे हमारा सर्विस सेक्टर चलेगा, सर्विस सेक्टर चलेगा, उसी से हमारा क्या चलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। और ऐसा अगर होगा तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक, सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो जाएंगे हम, देखो इसमें हम कर कह रहे हैं डिपेंडेंस कम कर रहे हैं ना, डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। किस किस चीज़ पर डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, पहली बात तो हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस कम कर लेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ पर। और दूसरी बात हम काहे पे डिपेंडेंस कर रहे हैं, दूसरी बात हम फॉसिल फ्यूल्स पर भी कर रहे हैं डिपेंडेंस कम अपनी, फॉसिल फ्यूल्स पर भी हम डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, समझ रहे। और अगर ऐसा होगा तो भाई हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो होगा। ठीक, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो अब रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर पावर कट्स होते हैं, ठीक है, लाइट चली जाती है, पावर कट्स होता है। सोचो अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में एनर्जी सप्लाई कर पाएँ, पावर कट्स कम हो जाएंगे, पावर कट्स कम हो जाएंगे तो भाई मान लो वहाँ पर जो भी एजुकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, अभी बिजली नहीं है तो हम वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, है ना। कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे लिंक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, अगर वो सब नहीं हो पा रहे हैं तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर पावर कट्स कम कर देंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर पाएंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़, कंप्यूटराइजेशन होगा, ग्राम सभा में जो कंप्यूटराइज एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब प्रॉपरली चलेंगी, तो उनका एम्पावरमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो हम और कैसे बोल रहे हैं कि भाई कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज़ का। भाई देखो अभी एट प्रेजेंट वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं वो लोग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं, वुड्स ये सब यूज़ करते हैं, ये सब से वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उनको बेटर तरीके से ये सब प्रोवाइड कर पाए, जैसे सोलार प्लांट लगवा दिया जाए वहाँ पर, तो उनकी डिपेंडेंस इन सब चीज़ों में कम हो जाएगी। इन सब चीज़ों में जब उनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो फिर उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई अभी हमारे इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि भाई कंटेम्प्रेरी समय में सबसे बड़ा इशू क्या है, इशू ये है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और हम सोलार से बेस्ट क्या हो सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि सोलार कैसा है एकदम क्लीन एनर्जी होता है। अभी हम क्या यूज़ करते हैं, केरोसिन, वुड, कोल, पेट्रोलियम, इनसे हम एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं। अगर ये सब जब हम करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा उसका, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर उसके कारण आपको पता है एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, बहुत जैसे कि फ्रिक्वेंट फ्लड्स, ड्रॉट, ये सब की समस्याएं होंगी, समझा क्या। तो इसलिए थोड़ा सा इंडिया में ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों को क्या करें, प्रमोट करें। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि भाई सोलर पावर जो हमने यूज़ करना है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मेथड है, कोई तरीका है, तो वही सब हमको समझना है कि भाई कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो भाई इसका जो अगर हम बात करें कि सोलार को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो अभी देखा कि सोलार से दो तरीके की लाइट आ रही है, मतलब एनर्जी दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सोलार पावर जनरेशन, सोलार से अगर हम बात करें सोलार पावर जनरेशन, तो हम इससे कैसे पावर जनरेशन कर सकते हैं। देखो अगर हम इसकी बात करें तो भाई दो तरीके माध्यम है हमारे पास, एक है हमारे पास थर्मल का यूज़ करके और एक होता है हमारा लाइट का यूज़ करके, है ना, यूजिंग लाइट, जो उसमें से लाइट आ रही है, और इसमें से यूजिंग थर्मल मतलब हीट का यूज़ करके। ठीक, अगर हम लाइट का यूज़ करके कर रहे हैं तो वो वाला कंसेप्ट आ जाता है सोलार फोटो वोल्टाइक सेल, मतलब जिसको हम पीवी सेल बोलते हैं, है ना, पीवी सेल वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कंसंट्रेटिंग का कंसेप्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेटिंग काम करता है। ठीक है ना, कैसे, अभी इसको देखते हैं वन बाय वन करके, पहले इसको समझेंगे फिर इस पर आएंगे। सोलार थर्मल, इसको थर्मल कंसंट्रेटिंग बोलना है, ठीक है ना, थर्मल कंसंट्रेटिंग, मतलब कंसंट्रेटिंग का मतलब अभी देखेंगे क्या है, कैसे काम करता है ये, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर वापस से इस स्लाइड पर आएंगे अपन। ठीक है, अभी देखते हैं भाई सोलार जो फोटोवोल्टाइक वाला एंगल कर रहे थे हम, कि भाई हम ये है, देखो सोलार, सोलार एनर्जी, अब ये दो फॉर्म में मैंने बताया आपको, एक क्या है सोलार एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड सोलार एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, दोनों चीज़ आती है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ये वाला सेकंड वाले में देखेंगे,
ये वाला, इससे हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटिंग वाला प्रिंसिपल, ठीक। और यहाँ पर हम क्या पीवी सेल वाला कंसेप्ट देखेंगे, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं इसमें हम लाइट का कैसे यूज करेंगे, इसको समझते हैं, ठीक। मतलब क्या कर रहे हैं, हम लाइट को यूज कर रहे हैं, सन से जो सनलाइट है, सन की जो लाइट है उसका यूज कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखते हैं कि भाई अब इसको बिफोर यहाँ से यहाँ जाने की प्रोसेस के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक मशीन चाहिए, क्या चाहिए वो, नीड ऑफ पीवी सेल। तो अब समझते हैं कि पीवी सेल क्या है और कैसे काम करता है ये, ठीक। अब देखते हैं हम पीवी सेल, ठीक है। तो पीवी सेल, अगर पीवी सेल क्या है, पीवी सेल एक तरीके का फोटो डायोड्स है, ठीक। अब ये क्या है, अभी आगे और भी क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, यहाँ पर अभी हमने बताया था, ये प्रिंसिपल जो है, यहाँ पे तो प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेटिंग है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में, ये प्रिंसिपल है। और यहाँ पर तो थर्मल कंसंट्रेटिंग है, क्लियर। अब देखते हैं कि पीवी सेल क्या होता है। देखो पीवी फोटोवोल्टाइक सेल मतलब एक सेल होगा जो कि काहे से बना होता है, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो कंडक्टर मतलब जो कि हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, टेम्परेचर, ये सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, ये सब हमने पढ़ा था ना। मेटल जो होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है। जो नॉन मेटल्स, नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो एक जगह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, वो सब क्या हो गए, नॉन कंडक्टर हो गए। और सेमी कंडक्टर जो इन दोनों के बीच में आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सेमी कंडक्टर्स। जैसे कि एग्जाम्पल है इनके, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, क्लियर। तो ये ऐसे ये काम करते हैं, ठीक है, नहीं इनका यूज़ करते हैं हम, इनका यूज़ करते हैं। और उससे हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल पे काम करेगा ये वाले प्रिंसिपल, और उससे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक। अब इसको देखते हैं, हम समझते हैं कि भाई आखिर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल काम करता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पहले देखो इसमें क्या होता क्या है। ये मैं बना रहा हूँ एक पीवी सेल, ठीक, ठीक है। देखो ये है एक एन टाइप सिलिकॉन होता है, एन टाइप सिलिकॉन, समझा क्या। और ये है आपका पी टाइप सिलिकॉन। अभी बताया था ना ये काहे से बना होता है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन। नीचे एक इसका बॉटम कॉन्टैक्ट है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक, बॉटम कॉन्टैक्ट, क्लियर। अब देखते हैं ये जो इनके बीच में है, ये एन है और ये पी है, इन दोनों के बीच का ये ट्रांजिशन हो गया ना, दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो गया, मतलब इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं हम पी एन जंक्शन, ठीक है, दोनों का मिक्सचर, पी एन जंक्शन, ठीक। अब इसके ऊपर ये जो लगा दिया है मैंने, ये क्या है, ये है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ठीक, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। क्या करेगा ये क्या करेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ से आ रही है, देखो इधर, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मतलब अगर रिफ्लेक्ट कर देगा तो भाई हमको जितनी सनलाइट, मान लो 100 यूनिट आ रही थी, 100 यूनिट आ रही थी यहाँ से, उसको हमने 50 यूनिट बाहर भेज दी, तो बाहर भेज दी तो भाई 50 ही यूनिट यूज़ कर पाएंगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम ये कोटिंग का यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अंदर आए, समझा क्या। मान लो ये 100 यूनिट आ रही थी, तो हम चाहेंगे कि भाई 99 तो अंदर आ जाए, समझा क्या, पूरी के पूरी अंदर आ जाए। इसलिए क्या यूज़ करते हैं हम, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, क्लियर। अब देखते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है, देखो ये है सनलाइट, ठीक, ये सनलाइट होती है, ये क्या करेगी, ये सनलाइट हिट्स करती, ये सोलार सेल है, ये पीवी सेल है, ठीक है ना, जिसको हम सोलार सेल भी बोल रहे हैं, सोलार सेल, इसको ये हिट करेगी। तो पहली बार में ये हिट की इसको, ठीक है ना, हिट करेगी। अब जब ये हिट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। हाँ तो इसमें लिखता हूँ मैं, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन, स्टेप वन क्या हो रहा है कि भाई सनलाइट क्या कर रही है,
सनलाइट हीट करती है किसको, सोलार सेल को, सोलार सेल को। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये होगा स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होगा कि भाई ये जो भी सनलाइट आ रही है, सनलाइट में होते क्या है, देखो सनलाइट में होते हैं ये पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स, समझ में क्या, फोटॉन्स के पैकेट होते हैं। ये फोटोन क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इस जो भी ये सोलार सेल है ना। तो सोलार सेल क्या करेगा, इन ये भी जो भी फोटॉन्स है, इन फोटॉन्स को क्या कर देगा, वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि ये इसको हिट कर रहा है, एब्जॉर्ब बाय सेमीकंडक्टर, ठीक, मतलब ये सेमीकंडक्टर का बना हुआ है ना नीचे वाला ये पूरा, तो ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में यहाँ पर क्या करेगा, वो हिट करेगा। समझो ये देखो ये है, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये सनलाइट है, ये सनलाइट इसको हिट कर रही है। सनलाइट मतलब क्या है, ये फोटॉन्स, फोटॉन्स किसको हिट करेंगे, इसको। ये क्या है एक्चुअली में, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेंगे तो भाई अपनी एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी दे दी इन्होंने, क्या दे दिया, एनर्जी, ठीक, अपनी एनर्जी इनको दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मूव करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 3 में क्या बताया मैंने कि भाई जो फोटोन क्या करेंगे, फोटोन हिट करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट्स होते हैं। एक्साइट्स होता मतलब होता है कि भाई अपने जो भी एक लिमिट थी उससे उसको उसमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो अब मूवमेंट चालू हो जाएगा उनका, ठीक। तो अब ये क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्टेप 4, स्टेप 4 में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये मूवमेंट चालू कर देंगे, स्टार्ट्स मूवमेंट। और हमको पता है कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यहाँ पे देखो स्टेप 5, स्टेप 5, जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, करंट, क्लियर, ये हो जाने लगता है। तो ऐसे ये काम करता है, समझ में गया। तो इलेक्ट्रिक करंट काम करने लगा तो भाई हमने क्या देखा था कि यहाँ भाई इलेक्ट्रिक करंट, करंट मिल गया हमको। लेकिन ये जो करंट मिलता है ना, इसका नेचर कैसा होता है, ये जो करंट हमको मिलेगा ये डीसी में मिलता है, क्लियर। तो भाई डीसी में ये करंट मिलेगा, ठीक है। तो हमको कैसा करंट मिलेगा, जो यहाँ से स्टेप पूरा देख लिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप, फाइनली हमको क्या मिल गया, पांचवें स्टेप के बाद करंट मिल गया। करंट कैसा होता है, डीसी, डीसी का होता है, इसलिए हमको फिर इन्वर्टर लगाना पड़ता है घर में, इन्वर्टर से वो कन्वर्ट होता है काहे में, एसी में, समझा क्या। तो लास्ट स्टेप क्या रहता है कि भाई ये हमको अरेंजमेंट कराना पड़ता है। इसीलिए कभी भी देखना जो भी सोलार सेल वाले इंस्टॉलेशंस लगाते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा एक इन्वर्टर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरेट होगा डीसी में होगा। हम कौन सा यूज़ करते हैं, एसी में यूज़ करें, करंट यूज़ करते हैं, समझा गई बात। तो ये बात ये थोड़ा सा दिमाग में रखना अपने कि भाई ऐसे काम करता है, ठीक। तो सोलार का ये फोटोवोल्टाइक, और ये प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल तो आपको रट्टा मारना है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक। देखो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो क्या था, फोटोन से अभी बताया मैंने, फोटॉन्स का हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये काम करता है, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पे वापस से आओ और इस पर हम देखते कहाँ गया, ये कौन सा प्रिंसिपल था यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर भूल गए थे प्रिंसिपल लिखना, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक पर काम कर रहा है ये, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, इस प्रिंसिपल, और ये किस प्रिंसिपल पे, थर्मल कंसंट्रेटिंग पर, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक पर काम कर रहा है, ये थर्मल कंसंट्रेटिंग पर काम कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है ये हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन सेपरेट आ जाएगा, वर्किंग ऑफ पीवी सेल, तो समझ जाना कि भाई पीवी सेल कैसे काम करता है, ठीक है। ये क्या था, वर्किंग ऑफ पीवी सेल, क्लियर। ये वर्किंग ऑफ पीवी सेल हमने समझ लिया कि भाई कैसे काम करता है। तो अब इसको वापस से भर देते हैं, उसको कहाँ पे थे हम, ये थे, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा कि भाई कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल देख लिया, ये क्या प्रिंसिपल का काम करता है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लिया, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सी जनरेट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेट्स
डीसी करंट, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, अब इसके लिए अगर मान लो कि भाई आपको, ठीक, मान लो कि आपको यहाँ पर सोलार एनर्जी जनरेट हुई, सोलार पावर आपने जनरेट कर लिया, तो इसको क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं। हाँ, स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं भाई, बैटरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। हम बैटरी भी स्टोर करके रखते हैं। जब ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड अभी आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने जो भी एनर्जी अभी जनरेट की सोलार पावर सेल से, पीवी सेल से, उसको क्या करेंगे हम, स्टोर करेंगे। अब इसके लिए हमने एक बताया था ना, इन्वर्टर का भी यूज़ होता है। इन्वर्टर का यूज़ क्यों करते हैं हम, इन्वर्टर का यूज़ करते हैं कि भाई डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट एसी, समझा गया। ये क्या करता है, ये काम होता है इसका, ठीक है। अब ये ऑन ग्रिड भी हो सकता है, कैन बी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ठीक है। ये ऑन ग्रिड भी हो सकता है, ऑफ ग्रिड भी हो सकता है। समझते हैं क्या है ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, देखो समझो इधर पे। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या होगा, अच्छे से समझना। ये है ऑन ग्रिड और ये है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या हो रहा है, देखो ये होता है सोलार पैनल। ये क्या है, मान लो सोलार पैनल, सोलार पैनल वर्किंग तो हमने इसका समझ लिया कि कैसे काम कर रहा है। इस पर सनलाइट पड़ेगी, ठीक। यहाँ से हमने क्या जनरेट कर लिया, यहाँ से हमको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल गया, करंट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, करंट जनरेट हुआ यहाँ से, ठीक, करंट। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इन्वर्टर लगाया है। इन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ पर कौन सा है, डीसी में है करंट। यहाँ पे इन्वर्टर कौन सा, इसको काहे में कन्वर्ट करेगा, एसी में करेगा, ठीक, ठीक। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस एसी करंट को मैंने क्या किया, इस एसी करंट को अगर मैं सीधा अब अरेंज कर रहा हूँ, देखना ना, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया, यहाँ पे है मीटर, ये है मीटर मेरा, ठीक। अब ये जो मीटर है इससे मैंने कनेक्ट कर लिया एक तो अपने घर में, ठीक है ना। ये घर, ये मीटर मेरे घर से कनेक्टेड है, ठीक है। और इस मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है यूटिलिटी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो ये यूटिलिटी ग्रिड बोलते हैं ना इसको, ये होता है यूटिलिटी ग्रिड। मतलब ये पूरा नेटवर्क है जो जहाँ से हमारे को बिजली आती है ना, बिजली सप्लाई होती है जिस टावर से हमको, तो उससे हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, सोलार पैनल ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, ठीक है। काहे में जनरेट किया, डीसी में जनरेट किया, हमने इसको काहे में कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एसी करंट है हमारे घर में इसका यूटिलाइजेशन होगा। अब ये जो मीटर होता है ये इसको बोलते हैं हम, ये बाई डायरेक्शनल होता है, दो डायरेक्शन। अब इस पर आ रहे हैं क्या, नेट मीटरिंग का कंसेप्ट अभी समझेंगे। ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब अभी समझ में आ जाएगा जब नेट मीटरिंग का कंसेप्ट समझेंगे। टू वे होता है, मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है उसको भी नोट डाउन करता है, यहाँ से जो जा रहा है, देखो जो घर में आएगा उसको भी नोट डाउन करेगा, और यहाँ से जो करंट इस सप्लाई में जाएगी पावर ग्रिड वाले में, मतलब पावर ग्रिड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम बिजली ले रहे हैं ना, देखो यहाँ से बिजली आएगी हमारे अंदर और हम इसको बिजली देते भी हैं इसमें, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है, टू वे है। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा दिमाग में ये बात रखना बस, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये सोलार पैनल है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इन्वर्टर में गई, एसी में, एसी से मीटर, मीटर से हमारे घर। अब देखो अब क्या होगा, क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ पे लगाया जाता है, पहले तो सोचो ये अर्बन एरियाज में लगाया जा रहा है, ठीक है। अर्बन एरियाज में क्यों लगाते हैं इसको, क्योंकि देखो अर्बन एरियाज में फ्रिक्वेंटली जो पावर कट होता है वो होता नहीं है, लाइट वगैरह जाती नहीं है, तो थ्रू आउट द टाइम ये काम कर सकता है, समझा गया। अब इसमें होगा क्या, इसने मान लो कि भाई इसने हम 100 यूनिट जनरेट, हम 100 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक, 100 यूनिट जनरेट कर रहे हैं। अब उसमें से हम कहाँ अपने सोलार पैनल से भी यूज़ कर रहे हैं, समझा क्या। मान लो कि भाई सोलार पैनल हमारा कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो जितनी एक्सेस वाली ज़रूरत होगी वो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, समझा क्या। वो कहाँ से आ रही है, ये पावर यूटिलिटी ग्रिड से आ रही है, एक्सेस में जितनी भी ज़रूरत है हमारे यहाँ, समझा क्या। ऐसा फिक्स तो है नहीं कि भाई हम कितना एक दिन में यूज़ करेंगे, किसी महीने कम होता है, किसी महीने ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोलार पैनल ने तो जनरेट कर ही रहा है, उससे कुछ हम ले रहे हैं, और कुछ जो ऊपर नीचे होता है ये तो फिक्स जनरेट करेगा ना। मान लेते हैं कि भाई 70 यूनिट जनरेट कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर दे रहे हैं कि भाई 30 यूनिट यहाँ से आ जा रहा है हमारे पास, 30 यूनिट, क्लियर। तो भाई अब मान लो किसी दिन हम लोगों ने भाई 20-30 यूनिट ही किया यूज़, तब तो ठीक है भाई। मान लो 100 यूनिट जनरेट, हम 100 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, 70 इधर से आ गया, 30 इधर से आ गया।
अब मान लो कुछ कभी कभी हमने इसे 20 यूनिट जनरेट की, तो इसने 70 तो ये जनरेट कर ही रहा था, हमने कितना यूज़ कर लिया 20 यूनिट, बचा 50 यूनिट, 50 यूनिट इसको पावर ग्रिड में सप्लाई कर दिए। ये सब मीज़र कौन करता है, ये सब मीज़र करता है ये मीटर जो है, समझना क्या, ये मीटर है, ये मीटर ये सब रिकॉर्ड करता रहता है। तो ऐसा ये काम करता है, इसको बोलते हैं हम ऑन ग्रिड सिस्टम। मतलब हमने क्या किया है, ये इससे कनेक्ट करके रखा है अपना, किससे, और ये जो यूटिलिटी ग्रिड है ना, इससे हमारा कनेक्ट है, और जितना भी एक्सेस में यूज़ हो रहा है और कम यूज़ हो रहा है उसका पूरा बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, समझना क्या। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये वर्क नहीं करता। मान लो ये मेन सप्लाई लाइन, ये मेन सप्लाई लाइन है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम, मेन सप्लाई लाइन, मेन सप्लाई लाइन, अगर ये बंद हो गई ना, ये बंद हो गई तो फिर ये पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो ऑन ग्रिड ये वाला जो सिस्टम स्टॉप्स वर्किंग, स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है ना, तो ये काम नहीं कर पाता, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। मतलब क्या होगा भाई, रूरल एरियाज में ये सब हम लगा नहीं सकते ना, इसीलिए तो मैंने बताया था कि ये कहाँ लगाया जाता है, अर्बन एरियाज में, क्योंकि भाई पावर कट कम हो, ठीक है ना, कम समय के लिए जाए तब तो ये पूरा ढंग से काम कर पाएगा। इसमें होगा क्या, मान लो ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, जितनी एक्सेस ये 50 यूनिट मैंने एक्सेस वहाँ पे भेज दी थी, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे बाहर भेजते रहोगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा मीटर पे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक हमारा जो भी करंट होता है, करंट को हमने क्या कर दिया है, उनको दिया है लोन में। लोन में किसको दिया है, ये पावर ग्रिड वालों को, यूटिलिटी, जो ये यूटिलिटी ग्रिड है ना, उसको हमने इतना एक्सेस लोन में दिया। उसके हिसाब से फिर वो हमको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। पैसे मतलब ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, पहला अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में। तो हर कोई ये चाहेगा ना कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और पैसा कमाएं, तो ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, समझा क्या। कमर्शियल पर्पज़ मतलब एक्सेस जो भी जनरेट कर रहे हो, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट की जाती है, जनरेटेड, उसको क्या किया जाता है, उसको भेज दिया जाता है, सेंड टू ये यूटिलिटी ग्रिड, ठीक, यहाँ पर भेज दिए। अब ये जो यूटिलिटी ग्रिड है उसके बाद बदले में हमको क्या देती है, पैसा देती है, समझा क्या। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, समझा क्या। लेकिन वही है, डिसएडवांटेज तो बता दिया मैंने। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये स्टॉप्स वर्किंग व्हेन मेन सप्लाई डजंट वर्क, समझा क्या। मतलब जब इस पे अगर मेन सप्लाई से ही बिजली कट हो गई तो फिर ये ढंग से काम नहीं कर पाएगा, समझा क्या। इसमें से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। पर एक चीज़ और इसका डिसएडवांटेज है कि इसलिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी ये हमको जनरेट हुई थी ना, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी हमको एसी में जो मिल रही थी, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, समझा क्या। कैन नॉट स्टोर, ऑन ग्रिड में स्टोर नहीं कर सकते, ऑफ ग्रिड में स्टोर कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, वो तो पूरा ऑन ये यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्टेड है। भाई एक्सेस में है तो आप स्टोर नहीं करना है, आपको इसको भेज देना है, समझा कि ये एक्सेस में रहता है तो इधर भेज देता है, स्टोर नहीं करके रखता, समझा क्या। कम होगा, मान लो कम ज़रूरत और ज़्यादा पड़ गई तो फिर ये यहाँ से ले लेगा। अगर बैटरी होती तो हम बैटरी से लेते, बट यहाँ तो बैटरी ही नहीं है। बैटरी नहीं है मतलब अगर आप ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहे हो तो वो कहाँ पे चले जाएगा, यूटिलिटी ग्रिड पर चला जाएगा। अगर आप बिजली कम उत्पादन कर रहे हो तो वो कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, मतलब वहाँ से यहाँ से यूटिलिटी ग्रिड से हम इसको ले लेंगे बिजली, समझा गया। तो ये कुछ उसका ऑन ग्रिड ऐसा काम करता है। अब देखते हैं ऑफ ग्रिड में कैसा काम करता है। ऑफ ग्रिड में ऐसा काम करेगा, देखो एक होता है ये सोलार पैनल, सोलार पैनल, क्लियर। सोलार पैनल, वहाँ से हमने क्या देखा कि भाई ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी कैसा, डीसी में, समझा क्या। फिर यहाँ पर एक होगा इन्वर्टर, इन्वर्टर वो कन्वर्ट करेगा काहे में, एसी में करंट, ठीक, क्लियर, एसी में कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में देना, ठीक, एसी में जनरेट कर लिया। अब यहाँ पर ये ऑफ ग्रिड है, ठीक है, ये कौन सा बात कर रहे हैं हम, ये ऑफ ग्रिड वाले की बात कर रहे हैं। ऑफ ग्रिड में कैसा काम कर रहा है, ठीक। अब ये इन्वर्टर से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी, ये है हमारे पास बैटरी। बैटरी किस लिए, कि भाई ये वाला जो यहाँ पे जो भी करंट था, है ना, करंट था, उसको हम क्या करें, स्टोरेज,
उसको हम स्टोर कर ले फॉर स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पर एक याद करो, मैंने बताया कि भाई ये एसी है, ये मीटर लगा हुआ है, क्लियर। मीटर हमारे कहाँ से कनेक्टेड, हमारे घर से कनेक्टेड है, समझा क्या, क्लियर। और मीटर कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है यूटिलिटी ग्रिड से, जो मेन सप्लाई लाइन होती है। ये कौन सी है, ये मेन सप्लाई लाइन है, मेन सप्लाई लाइन, ठीक, ये मेन सप्लाई लाइन है। अब देखो ये बैटरी भी हमारे यहाँ से कनेक्टेड है घर से, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ये जो भी बिजली जनरेट कर रहा है वो इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं बैटरी को, मतलब बैटरी में उसको एनर्जी को हम, जो भी एनर्जी थी उसको स्टोर कर लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये मीटर और ये यहाँ से कनेक्ट है यूटिलिटी ग्रिड्स। मान लो भाई अब यहाँ पर हम एक्सेस में अगर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो कि भाई हमारी खपत कितनी है, 100 यूनिट, ठीक। और ये जनरेट हुआ था हमारे पास जनरेट हुआ था, मान लेते हैं हम कि भाई 150 यूनिट, 150 यूनिट हमने जनरेट किया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, और बैटरी है मेरी 50 यूनिट की, 50 यूनिट की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 50 यूनिट में पहले इसको चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक है, पहले इसको चार्ज कर लिया गया 50 यूनिट, ठीक है। और क्या कर लिया मैंने, ये वाला जो 100 यूनिट है इसको हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भाई जो भी मान लो ज़रूरत है, घर में ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ तो 150 यूनिट ही जनरेट हो रहा है, समझा रहा। और उसमें क्या हो रहा है कि भाई हमको मान लो 200 यूनिट ज़रूरत है, तब उस केस में क्या हो गया, ये यूटिलिटी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर आ जाएगी। यूटिलिटी ग्रिड काहे से, मीटर से होते हुए यहाँ से हमने ले ली। और मान लो एक्सेस में है, एक्सेस में है तो पहले क्या करेंगे हम, मान लो एक्सेस जनरेट हो रहा है, देखो 150 यूनिट जनरेट हो रहा है, 100 की यूनिट है, पहले हमने 50 यूनिट से इसको चार्ज कर ली, लेकिन अब ये 2-3 घंटे में या फिर दिन में ये चार्ज हो गई, फिर भी वो तो कांस्टेंट सप्लाई 150 की होती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये मान लो यहाँ पे 50 पूरा पैक हो चुका, तो अब क्या करेंगे, ये 50 वाला इधर भेजेंगे, 50 यूनिट इधर गई। अब ये मीटर क्या करेगा, एक्सेस 50 को इधर भेज दिया कि भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा है आप लो, और ये मीटर ने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई 50 यूनिट इसको दिया है अभी। और मान लो किसी दिन हमारा ये यूनिट फैमिली फंक्शन है या कुछ भी है, मान लो 200 यूनिट हो गया, 200 यूनिट हो गया, तो ये क्या करेगा, पहले हमने क्या देखा था कि भाई ये 150 जनरेट कर रहा था, हमको कितना चाहिए, 200, 200 में पहले तो ये 150 जो यहाँ से आ रहा था हमने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर मान लो कि भाई एक्स्ट्रा 50 यूनिट हमने बैटरी में स्टोर करके रखी है, तो 50 यूनिट वहाँ से जनरेट कर लिया, समझा रहा है, तो 200 यूनिट हो गया। और मान लो किसी दिन अगर 300 यूनिट जनरेट करना पड़ा, तो फिर क्या करेंगे आप, देखो 150 तो ये जनरेट कर रहा था, है ना, ये 150 यहाँ से आ रहा था, क्लियर है, और 50 ये पूरी बैटरी में हमने पैक कर लिया था, तो 200 यूनिट तो हमारे पास हो गया। फिर भी हमारे पास क्या चाहिए, हमको एक्सेस में 100 यूनिट चाहिए। 100 यूनिट कहाँ से आएगा, ये यूटिलिटी ग्रिड से आएगा 100 यूनिट, ठीक, तब जा करके हमारी पूर्ति होगी। तो 200 प्लस ये 100, अब ये 100 आया था, याद करो यहाँ से, और एक अभी लास्ट मंथ हमने इसको 50 यूनिट भी तो दिया था, तो नेट कितना हमको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, 50 यूनिट का, समझ में क्या। तो ऐसे करके ये काम करता है। लेकिन इसका एक चीज़ थोड़ा समझो, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था भाई, ये वाला ना आप समझ रहे हो, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं होता, क्योंकि ये रूरल एरियाज़ के लिए अच्छा है, रूरल एरियाज़ के लिए, क्यों, आइडियल फॉर रूरल एरियाज़ के लिए क्यों है ये, क्योंकि भाई यहाँ पर फ्रिक्वेंट पावर कट होता है, तभी तो हमने बैटरी यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। फिर ये बैटरी क्यों रखते हैं, ताकि भाई पावर कट अगर होगा तो भाई अब मान लो कि 2-3 घंटे का काम कराना है, मान लो बहुत इमरजेंसी है, तो फिर बैटरी से हम वो एनर्जी ले लेते हैं। ये देखो ये वाला सप्लाई जो बना है ना, ये क्या है, यहाँ से मान लो कि पावर कट हो गया मेन सप्लाई लाइन का, समझा क्या, इफ़ मेन सप्लाई लाइन यहाँ मतलब यूटिलिटी सर्विस से हमको बिजली नहीं मिल रही है, तो फिर हम क्या कर लेंगे भाई, अभी 2-3 घंटे के लिए यहाँ से बैटरी में जो भी 50 यूनिट स्टोर करके रखा था उसको यूज़ कर लेंगे, समझा क्या, इसको यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये इसमें क्या करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि भाई हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, ठीक, यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया, और उसको हम लेटर यूज़ भी कर सकते हैं, लेटर कैन बी यूटिलाइज। लेकिन बताया डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि भाई इसको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज़, ठीक, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई फ्रिक्वेंट
पावर कट होता है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, फ्रिक्वेंट पावर कट। तो बट उनके लिए तो अच्छा है ना कि भाई गाँव में मान लो कि भाई अक्सर लाइट वगैरह जाती रहती है, तो दिन में अच्छी खासी कुछ सोलर एनर्जी जनरेट कर लिए, उसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं, समझा क्या। बट ये इन दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना है क्या, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। आइडियल रूरल एरियाज़ के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, ऑफ ग्रिड। अर्बन एरियाज़ के लिए कौन सा अच्छा है, ऑन ग्रिड। पैसे किस में से ज़्यादा हम कमा सकते हैं, वो है ऑन ग्रिड। पैसे किस में से नहीं कमा सकते, ऑफ ग्रिड। तो ये था सोलार थर्मल वाला साइड, हमने समझ लिया कि सोलार थर्मल वाला सॉरी सोलार, ठीक है, फोटो वोल्टाइक वाला समझ लिया हमने, है ना, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे जो काम करता है। इसमें हमने देख लिया पीवी सेल कैसे काम करते हैं, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड समझ लिया, ये समझ लिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने समझ लिया, मतलब हमारा जो लाइट वाला सेक्शन था कि लाइट से हम कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। चलो क्या देख लिया था अभी हमने, पीवी सेल का वर्किंग ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, इसका वर्किंग देख लिया है। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड समझ लिए, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड समझ लिया अपन ने। अब समझते हैं कि भाई ये अभी मैं बोल रहा था कि भाई एक मीटर यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करें नेट मीटरिंग कैसे काम करता है। देखो ये नेट मीटरिंग कैसा होता है, नेट मीटरिंग का कंसेप्ट क्या है, ये टू वे होता है। टू वे मतलब बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल मतलब कैसे काम करता है। देखो एक तरफ मैंने क्या बताया था, पावर यूटिलिटीज़ है, पावर यूटिलिटीज़ है, एक तरफ हम कस्टमर है, कस्टमर, समझा क्या। ये दो दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी इनको पावर दे रहा है ना, पावर दे रहा है ना भाई, यूनिट में भाई बदला था कि एक्सेस में मान लो कस्टमर को ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, तो पावर यूटिलिटी से ले रहा है। मान लो कि भाई कस्टमर ज़्यादा जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसके यहाँ सोलार पैनल लगा है ना, सोलार पैनल। देखो यहाँ पे दो केस समझते हैं, सोलार पैनल, सोलार पैनल। देखो मान लो कि ये पावर इससे कब लेगा, जब सोलार पैनल कम जनरेट करेगा तब ये इससे लेगा, समझा गया। मान लो सोलार पैनल एक्सेस में जनरेट कर रहा है तो ये इसको पावर भेज देगा, समझा गया, पावर इसको दे दिया। अब इन दोनों को जो मीज़र करेगा, समझा गया, इसको जो मीज़र करता है वो कौन करता है, मीटर्स। और वो उसी को हम क्या बोल देते हैं, नेट मीटरिंग होना, समझा गया। टू वे कैसा है समझ में आ गया ना। वन वे क्या कि भाई सिर्फ ये नहीं मीज़र कर रहे इधर से इधर वाला, बल्कि इधर से इधर जो जा रहा है, देखो ये एक डायरेक्शन है इधर आना और दूसरा डायरेक्शन इधर से जाना, तो दोनों का ही मेजरमेंट रखना, उसको बोलते हैं नेट मीटरिंग का कंसेप्ट। मतलब पावर रिकॉर्ड करता है कि भाई बाहर से क्या आ रहा है, फिर दूसरा हमसे क्या जा रहा है, ये वाला कंसेप्ट ये काम करता है, इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग का कंसेप्ट। क्लियर है, बाई डायरेक्शनल क्यों हो रहा है, क्लियर है ना, समझ गया होगी। अब आते हैं उसका सेकेंड साइड, जिसमें हम बात कर रहे थे कि थर्मल साइड। दो देखा था कि भी सोलार है, सोलार से एक में मैंने बोला था कि लाइट से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये तो हमने देख लिया था। उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रहा था वो, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रहा था। और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करते हैं, पीवी सेल का यूज़ करते हैं। इससे हम डीसी करंट जनरेट कर रहे थे, जिसको इन्वर्टर में रखते थे, तो फिर हमको एसी करंट मिल जाता था, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता था। दूसरे साइड से आते हैं हम, दूसरे साइड में क्या बोला कि थर्मल, थर्मल का यूज़ करते हैं। थर्मल मतलब हीट का यूज़ करके, जो भी उसके अंदर हीट है उसका यूज़ करके। इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं कि थर्मल कंसंट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक, इसका यूज़ करेंगे हम। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे थे, इसमें थर्मल कंसंट्रेटिंग इफेक्ट, इसका यूज़ करेंगे। और उससे क्या हम देखेंगे कि भाई एनर्जी अपन इससे एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कैसे काम करता है समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, थर्मल कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो कंसंट्रेटिंग डिवाइस बोल रहा हूँ, कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग का मतलब समझो पहले। मान लो कि बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह आकर के मिल रही है इस वाले एरिया में, समझ रहे, सब जगह जब एक जगह आकर के मिल रही है तो उसको बोलेंगे हम क्या, कंसंट्रेट होना। यहाँ पर सब चीज़ें क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है। जिस जगह में कंसंट्रेट होंगी उस समय इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना, इंटेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी उधर, ठीक। तो भाई इस एरिया में क्या होगा, इंटेंसिटी। इसका एग्जांपल याद करो, हम क्या करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते थे। यहाँ से बहुत जगह से सनलाइट आती थी, बहुत जगह सनलाइट आती थी, वो एक क्या करता था, एक छोटी सी रेस बना करके पेपर को जला देता था, है ना, याद आया, भी ऐसा याद करते थे हम भी। ये
ये कांच रहता था, इधर पे जब लाइट पड़ती थी तो ये यहाँ पे फोकस मार के एकदम एक जगह कम एरिया पे जाकर के कंसंट्रेट कर देता था, फिर यहाँ से बर्निंग हो जाता था। क्या है था वो, क्योंकि क्यों बर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो वो एरिया पे, कम एरिया पर ज़्यादा हीट आ जाती है, कम एरिया पे ज़्यादा हीट आ जाती है तो वो बर्न होने लगता है। क्लियर। अब देखो कैसे काम कर रहे हैं। मैं क्या करूँ, एक अरेंजमेंट ले लूँ, जैसे अपन डिश टीवी है ना, छतरी होती है, देखो ये है अपना, ठीक। इसमें क्या होता है देखो, देखो यहाँ बहुत जगह से सनलाइट आएगी इस पर, ठीक। लेकिन बहुत जगह से जब सनलाइट आती है तो हम इसका ऐसा, ये शेप कैसा है, ये है शेप इसका, देखो इसका ऐसा कर्व्ड शेप रहेगा, समझ में आ रहा है। तो सनलाइट जब यहाँ पे आएगी ना तो ये सब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के एक कॉमन जगह मिलेगी, समझ में आ गया। ये कौन सा शेप रहता है, कॉनकेव शेप, कॉनकेव शेप्ड। ये कॉनकेव शेप का हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मिरर, मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव शेप का मिरर है। ये सारी लाइट क्या करेगी, जब यहाँ पे आएगी ना तो ये वापस यहाँ पर क्या करेगी, कंसंट्रेट करेगी, ठीक है। ये सारी लाइट यहाँ पर जा करके मिलेंगी, समझ में आ रहा है। ये इस एरिया में, ये देखो, समझ में आ रहा है। कोई कहीं से भी लाइट हो मिलेगी कहाँ पर, इस एरिया में। इस एरिया में लाइट जब पड़ेगी तो यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, समझ में आ गया। तो ये वाले पूरे एरिया को क्या करेगी, वो यहाँ पर पूरे एरिया में हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अब इससे हम क्या करें, इस हीट का हम यूज़ कर सकते हैं, इस हीट का हम यूज़ कर सकते हैं काहे में, बहुत चीज़ों में। जैसे देखो हीटिंग में, किसी चीज़ को गर्म करने में, किसी चीज़ को कुक करने में, है ना, कुकिंग, ठीक है, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम इसमें वाटर को बॉयल कर सकते हैं, वाटर को बॉयल कर सकते हैं, उससे स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टीम से हम टरबाइन चला सकते हैं, टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया भी, ये तो हमको पता है ना ये स्टीम से कैसे काम करता है। तो मैं क्या बोला कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्या है, ये कंसंट्रेटिंग सरफेस है। इसके अंदर जो ये है ना, ये जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सब क्या है, ये कंसंट्रेटिंग सरफेस, जो क्या कर रहा है, पूरी लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करता है, ठीक। कैसा है, और वो कर्व्ड सरफेस है, कर्व है ना, हाँ कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस रखते हैं हम ताकि क्या करे, वो यूज़ करे, समझ में आ गया। उससे पूरी लाइट को वो क्या करे, एक जगह कहीं पे जाकर के कंसंट्रेट कर दे। तो इसका यूज़ देखो कहाँ है, हीटिंग में है, कुकिंग में है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला मोर वर्सटाइल है, मोर वर्सटाइल देन वो वाला जो हमने लाइट वाला देखा था, है ना, पीवी वाले से, है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक पे काम कर रहा था ना, उससे ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। हम इसको काहे के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर ले रहे हैं, कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, समझना क्या। तो ये ऐसा, इसमें कर क्या रहे हैं हम, देखो इसमें मेन चीज़ क्या कर रहे हैं हम भाई, कंसंट्रेशन कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट क्यों कर रहे हैं, क्यों कंसंट्रेशन कर रहे हैं भाई, ताकि इंटेंसिटी बढ़ जाए, इंटेंसिटी इंक्रीज हो, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो भाई हाई टेम्परेचर मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिल गया, ठीक। इसके लिए बता दिया मैंने आपको। ये भी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ये जनरेट करता है, देखो जनरेट्स एसी करंट। अब ये एसी करता है, वो वाला डीसी करंट करता है। ऐसा क्यों है, देखो समझो, एक बेसिक सा फंडा बता देता हूँ आपको। मान लो भाई हमारे पास स्टीम है, ठीक है ना, स्टीम किसको रन करेगी, रन करेगी टरबाइन को। टरबाइन से क्या अटैच होगा, जनरेटर, जनरेटर, और फिर वहाँ से हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। जब कभी भी टरबाइन आ जाए ना दिमाग में कि भाई टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो आंख मूंद करके मार देना एसी करंट। हमेशा कौन सी करंट जनरेट होगी, एसी करंट, समझना कि। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बाकी वो सब टेक्निकल में एक्सेप्शंस होंगे। हमारा हम तो पीएससी वगैरह में, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब में आपको तो बस बेसिक कॉमन रूल लगा देना है, क्या, जब भी टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कैसी होगी, एसी करंट, ठीक। एसी करंट जनरेट करेगा और ऐसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये देख लिया कि हमने कंसंट्रेटिंग वाला कैसे काम करता है। एक और होता है भाई, नॉन कंसंट्रेटिंग वाला भी होता है, ठीक। जैसे कि हमने पढ़ा था ना,
इसके अलावा एक नॉन कंसंट्रेटिंग भी होता है, नॉन कंसंट्रेटिंग। याद करो कि भाई वाटर हीटर होते हैं, वाटर हीटर, सोलार के वाटर हीटर, सोलार वाटर हीटर, उसमें क्या करते हैं हम, ब्लैक कलर का ऐसा रहता था ना, ये होता था, ठीक है, ये बॉक्स होता था, उसमें क्या करते थे हम, ये ऐसा उसका कवर होता था, ठीक, और यहाँ से ये पैक हो जाता था, इसके नीचे ये वाला पूरा ब्लैक कलर का कर देते थे हम, समझ रहे, ये पूरा ब्लैक कलर का कर देते थे, और यहाँ पर कुछ सामान रख देते खाने पीने का, समझा क्या, सोलार कुकर, ठीक है, सोलार कुकर, इसको बोलते थे सोलार कुकर, ठीक। इसको क्या करते थे कि भाई इसको पैक कर देते थे, ये पूरा क्या लगा होता है, ये जो ये रहता था, ये रहती थी ग्लास, ग्लास रहती थी, ग्लास के कारण ये पूरा पैक जब हो जाएगा तो भाई अंदर पूरा ब्लैक कलर का है, हमको पता है कि भाई कांच लगा है यहाँ से, कांच से तो ये रेज अंदर चली जाएंगी सनलाइट, लेकिन कांच के बाद याद करो ये कैसी होती थी, ये शॉर्ट वेव्स होती थी, शॉर्ट वेव्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा है ना, और फिर जब यहाँ से वापस आएंगी ये लाइट तो ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, लॉन्ग वेव्स, तो ये कांच के बाहर निकल नहीं पाती, कांच के बाहर नहीं निकल पाती तो अंदर ही अंदर सोचो सनलाइट आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है, समझा क्या, बट निकल नहीं पा रही है, यहीं पे रह जा रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ गई, हाँ इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी ये बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाँ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बस अब हम उसके कुकिंग और हीटिंग के लिए पर्पस के लिए कर लेते हैं। तो कुछ नॉन कंसंट्रेटिंग भी होते हैं, मतलब उसमें क्या देखा हमने, थर्मल वाले में, थर्मल में दोनों साइड है, थर्मल में कंसंट्रेटिंग भी है, नॉन कंसंट्रेटिंग भी है, दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों का ही वर्सेटाइल है, ठीक है, दोनों से ही हम हीट के लिए भी, कुकिंग के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल यूज़ होता है, कुल मिला के ये दिमाग में रखना है। ज़्यादा वर्सेटाइल कौन सा है, थर्मल वाला होता है, ठीक। अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि भाई ये जो थे, ये कंसंट्रेटिंग डिवाइस था, ये कंसंट्रेटिंग डिवाइस था ना, क्या कर रहा था, ये सोलार कंसंट्रेटिंग था। इसमें देखो टाइप्स होते हैं कुछ, इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये जो सोलार कंसंट्रेटिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, ये ऐसी बनाई जाती है कि भाई हमको थ्रू आउट द ईयर बिजली या फिर हीट या फिर कुकिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकें। इसलिए क्या करते हैं कि भाई ये जो एंटीना होता है ना, ये जो अभी देखा था हमने, ये जो होता था, जो कि क्या करता था, लाइट कहीं से भी आए उसको एक जगह कंसंट्रेट कर देता था, ठीक है, ऐसे काम करता था ये, क्लियर, यहाँ पे अभी देखा था हमने। अब ये जो सोलर कंसंट्रेटिंग टेक्नोलॉजी होती है, ये थ्रू आउट द ईयर काम करे, इसलिए इसको मूवमेंट कराना जरूरी है, समझा गया, ये ऐसा हो कि भाई जैसे सनफ्लावर होता है ना कि भाई सुबह जहाँ सूर्य रहेगा उसी की तरफ मुंह करा रहे, वैसे ये क्या करता है, मान लो सन यहाँ पे है तो यहाँ पे मुंह करेगा, मान लो सन यहाँ पे है तो ये घूम करके इस तरफ मुंह कर लेगा, इसको बोलते हैं ऐसा इसको डिजाइन किया जाता है, समझा क्या। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, समझा कि जैसे कि सनफ्लावर पूरे टाइम सन जहाँ जहाँ जाता है वैसे वैसे सनफ्लावर घूमता रहता है, वैसे ये जो छतरी होती है, ये जो पूरा सोलार टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं वो भी ऐसा बनाते हैं कि भाई जहाँ जहाँ सूरज रहे वहाँ वहाँ इनका चेहरा रहे, समझा क्या। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल एक्सिस, उसी के आधार पर ये डिवाइडेड है, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। फिर एक होता है डबल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम, डबल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक। और फिर तीसरा होता है नॉन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक। अब देखो सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ये मान लो कि भाई ये छतरी है, ठीक, ये सन है, सन यहाँ से घूम करके यहाँ जाएगा तो ये सेकेंड टाइम यहाँ मुँह कर लेगा, समझ में क्या, मतलब सूरज कहाँ से आता है, ईस्ट से वेस्ट, ठीक, तो सुबह यहाँ इसका मुंह रहेगा, शाम को ये इधर घूम के आएगा तो ये भी घूम करके इधर मुंह कर लेगा, समझा क्या। तो इसको बोल रहे हैं हम क्या, सिंगल एक्सिस, मतलब ये भी ट्रैक करेगा, ट्रैक्स द मूवमेंट, सन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ जाएंगे, ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ सन इन वन एक्सिस में, वन एक्सिस कैसे, ये देखो ये वन एक्सिस होता है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, वन एक्सिस मतलब ईस्ट टू वेस्ट, समझा क्या,
सुबह ईस्ट, शाम को वेस्ट। मतलब अभी ये ईस्ट था, यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया वेस्ट। मतलब देखो ये ऐसा घूमा ना एक एक्सिस पर। डबल एक्सिस किसको बोलते हैं? डबल एक्सिस बोलते हैं कि भाई अगर ट्रैकिंग हो रही है, ट्रैक्स द सन मूवमेंट इन टू एक्सिस, दो एक्सिस में। दो एक्सिस में कैसे? देखो ईस्ट से वेस्ट तो जाएगा ही, ईस्ट से वेस्ट इधर तो जाएगा ही। क्या होता है कि भाई आपको पता है ना कि सन क्या करता है, 6 महीने नॉर्थ ट्रेवल करता है, 6 महीने साउथ ट्रेवल करता है। तो ठंडी के समय में देखे होगा कि सूरज कहाँ पोजीशन अलग होता है, गर्मियों के समय में अलग पोजीशन होती है। 6 मंथ्स ऊपर सन ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, 6 मंथ नीचे की ट्रेवल करता है। तो उस हिसाब से ये ईस्ट टू वेस्ट भी घूमता है, मतलब ऐसे ऐसे भी घूमता है। और ये नॉर्थ टू साउथ भी ट्रेवल करता है, नॉर्थ टू साउथ मतलब इधर भी ट्रेवल करता है और फिर इधर भी ट्रेवल करता है। मतलब जहां भी सन घूमेगा ना पूरे टाइम वहां वहां ट्रेवल करता है। इसको बोलेंगे डबल एक्सिस। फिर हम ये नॉन ट्रैकिंग किसको बोलते हैं? नॉन ट्रैकिंग जो नहीं घूमता, जो सन को फॉलो नहीं करता, मतलब ये रिमेन्स स्टैटिक, रिमेन्स स्टैटिक। ठीक, ये नहीं घूमता, ये नहीं घूमता मतलब ये पूरा डू नॉट ट्रैक द सन, डू नॉट ट्रैक द सन। ये सन के पाथ जो होता है ना उसको ट्रैक नहीं करता। क्लियर है? तो ये सोलार का जो ट्रैकिंग वाला सिस्टम था ये हमने देख लिया। ठीक है, भी कैसे काम करता है ये समझ लिया, सोलार पैनल कैसे काम करते हैं ये भी देख लिया। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा देखना है वो है कि भाई नीड भी हमने समझ लिया कि नीड क्या है। अब थोड़ा सा एडवांटेजेस समझते हैं, डिसएडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेजेस क्या है सोलार के? एडवांटेजेस ऑफ सोलार एनर्जी, भाई एक तो ये है कि भाई इसका प्रेजेंस जो होता है ना हमारे इंडिया में, प्रेजेंस एक तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ये नहीं कि पोल में जाकर के आपको सनलाइट मिल जाएगी, है हिमालय के किसी कोने में चल गए, ऐसा नहीं। प्रेजेंस मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में सनलाइट हमेशा प्रेजेंस रहती है, सनलाइट की कमी तो नहीं होती है ना। मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द डे, है ना। ठीक है ना, थ्रू आउट द डे एक्सेप्ट मानसून के समय में। ठीक है, थ्रू आउट द डे भी और थ्रू आउट द रीजन भी, हर रीजन में ऐसा कुछ, इंडिया में ऑलमोस्ट सारे पार्ट में सनलाइट तो आती ही आती। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो सोलार इक्विपमेंट्स होते हैं जो भी हम यूज करते हैं, सोलार इक्विपमेंट्स, उनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्गर लाइफ होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार लगाओ सालों साल चलता है। समझ में क्या? इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है इनका, मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी क्या है, कम है। ठीक है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात भाई इसमें से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो इको फ्रेंडली होता है, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं, है ना। मतलब क्लीन एनर्जी है ये। ठीक, क्लीन एनर्जी है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो इसमें, इसमें कोई भी ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ना ज़्यादा। इसमें बिजली का ये सब तार वार बिछाने का झंझट नहीं, मतलब नो ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्ड। जब ये नहीं रिक्वायर होगा तो जो लॉस होता है ट्रांसमिशन लॉस भी कम होगा, ट्रांसमिशन लॉस ये कम होगा। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि भाई जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी सोलार से भी जनरेट होती है, विंड से भी जनरेट होती है, हाइड्रो से भी जनरेट होती है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव amongst all the renewable energy sources। मतलब क्या है कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? मतलब एक यूनिट का अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, अब वो आप सोलार से कर रहे हो, विंड से कर रहे हो, और मान लो कि भाई ओशन से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, जो भी रिन्यूएबल वाले, उनमें से सबसे सस्ता जो पड़ेगा ना वो सोलार वाला पड़ता है। मतलब कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 यूनिट एनर्जी is lowest amongst
ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। समझा कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं उनमें से सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, ये है। समझा क्या, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस क्या है भाई, क्या क्या चुनौतियां हैं इसको लेकर के। चैलेंजेस, एक तो चैलेंजेस ये है कि भाई हम इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं ना, देखो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर डिवाइस, समझे, उसके लिए यह इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, बट इसका जो इक्विपमेंट्स आता है ना, ये जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं, जो भी सामान लगता है वो फॉरेन से आता है, फॉरेन से आता है। फॉरेन इक्विपमेंट्स मतलब हमको, हमारा जो सोलार इंडस्ट्री है, मतलब क्या बोल सकता हूँ, ये सोलार इंडस्ट्री है, सोलार इंडस्ट्री ये हैविली डिपेंडेंट हो गई विदेशों पर, हैविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। समझ गया, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। पहला रीज़न कि फॉरेन इक्विपमेंट, दूसरा क्या बोल दिया मैंने कि भाई वहाँ पे है। तीसरा देखो चाइना एंगल देखते हैं, और चाइना एंगल क्या है, चाइना एंगल क्या है, एक बड़ा चैलेंज है ये। चाइना से देखो, ये है इंडिया और ये है चाइना। चाइना क्या कर रहा है, ये चाइना और ये इंडिया। चाइना से ये जो सोलार प्रोडक्ट्स आते हैं ना, सोलार प्रोडक्ट्स, इनका जो कॉस्ट होता है ना, इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। समझना क्या, ये इतना कम होता है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज से लगभग आधे रेट में ये यहाँ पर डंप कर देते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज तो इंडियन इंडस्ट्रीज इनके साथ compete नहीं कर सकती, कैन नॉट compete। किसके साथ, ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। समझा क्या, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि भाई सोलार प्रोडक्ट्स का इंडिया में, ये इंडिया है, यहाँ पर डंपिंग होता है। डंपिंग मतलब बहुत सस्ते में लोग कहीं से भी मैन्युफैक्चर करके इंडिया में डाल देते हैं। जब ये बहुत सारा प्रोडक्ट्स इंडिया में फ्लड हो जाता है, समझा क्या, फ्लडिंग हो जाती है, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ जाती है, किसके, सोलार प्रोडक्ट्स की। उसके कारण क्या होता है कि हमारे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन विथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक, कंपटीशन होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज फेल हो जाती है इनसे compete करने में। इंडियंस फेल्स टू compete। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण हो रहा है कि भाई इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन हो रही है, वो डिक्लाइन हो जाती है। समझा क्या। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट समझो कि भाई क्या होता है कि भाई एक डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इशू चलता है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इशू। ये क्या है, देखो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास क्या है भाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। समझा क्या। अब उस प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है किसकी, सोलार प्रोडक्ट्स की, सोलार इक्विपमेंट्स, सोलार प्रोडक्ट्स। समझा कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट ये रिक्वायरमेंट में प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। अब ये क्या होता है कि भी इस चीज़ को लेकर के यूएस क्या करता है, यूएस WTO में कंप्लेन कर देता है। ठीक है, अरे ऐसा हुआ है, समझा है कि WTO में यूएस ने ये वाला जो हमने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इशू चल रहा था हमारा, उसको यूएस ने चैलेंज कर दिया WTO में। फिर WTO ने गवर्नमेंट को मना किया इस चीज़ के लिए, पिनलाइज किया इस चीज़ के लिए। ये केस इंडिया हार चुका था यहाँ पर। समझा कि तो एक ये भी दिक्कत रहती है कि भाई हमारे ऐसे में तो फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनका क्या होगा,
ऐसे में तो भाई अगर हम इनको प्रायोरिटी देंगे तो कम से कम अभी सर्वाइव कर ले रहे हैं ना ये सब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, कम से कम कुछ नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट को प्रोडक्ट्स दे देते हैं, तो कम से कम इनकी जो इंडस्ट्रीज है वो चल रही है। नहीं तो अगर ऐसा भी नहीं हो पाया तो फिर सोचो इनका क्या हाल होगा, समझा क्या। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए डोमेस्टिक कंटेंट का, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस देखो, नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है, लैंड अवेलेबिलिटी का, लैंड अवेलेबिलिटी, क्योंकि भाई सोलार प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, है ना, जैसे कि बड़े बड़े ऐसा थोड़ी ना एक दो एकड़ में लगाते हैं, जैसे सोलार पार्क्स होते हैं, है ना, लाइक सोलार पार्क्स, इनको रिक्वायर्स hundreds and thousands of acre of land, समझा कि इतने एरिया में ये ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण वही फिर लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम, लैंड एक्विजिशन का इशू बन जाता है, समझा क्या। पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, पीपल प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग दिक्कत फंस रही है। लास्ट में देखो सोलार वेस्ट जनरेट होता है, सोलार वेस्ट, समझा क्या, सोलार वेस्ट जनरेट होता है। अब ये सोलार वेस्ट ये न्यूली कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट। अब लार्ज स्केल में सोलार प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं और इंडिया वर्ल्ड का हब बनता जा रहा है सोलार सेक्टर में। तो ये भी एक बड़ा सरदर्द है कि भी सोलार वेस्ट को, अब इसको हम क्या करें, ये जो सोलार वेस्ट इसमें से जनरेट हो रहा है ना, इसमें से अब हम कैसे इस चीज़ से निदान पाएँ, समझा क्या। ये भी एक बड़ा सरदर्द है इंडिया के लिए। क्लियर। तो हमने चैलेंजेस देख लिया, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या सरकार ने इस चीज़ से रिलेटेड किया है। तो सबसे पहले भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, ये अब समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ मंत्रालय बनाए होंगे, कुछ स्कीम्स लागू की होगी, यही सब हम इसमें पढ़ते हैं, समझा क्या। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, सबसे पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको MNRE बोलते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को देखती है, कौन सा मंत्रालय देखता है, तो ये समझ लेना आप कि भाई ये लुक्स आफ्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया, ठीक। उसमें सोलार भी है, विंड भी है, समझा क्या। बायोमास का भी शायद यही देखती है, ठीक है ना। तो ये सब सोलार विंड सब इंक्लूडेड, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो सरकार ने एक लॉन्च किया था, देखो एक है इन 2008 एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लॉन्च किया था सरकार ने, लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर आठ मिशंस हैं, ठीक, 8 मिशंस हैं। उनमें से एक है नेशनल सोलार मिशन, समझा गया। इस सोलार मिशन के अंदर जो भी सोलार एक्टिविटीज़ इंडिया में कैरी की जाती है, सोलार एक्टिविटीज़ इन इंडिया, समझा गया, वो कहाँ से की जाती है, इसी से की जाती है। क्लियर, ठीक है। तो ये दो हमने समझ लिया कि भाई नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या है, सोलार मिशन है, ये तो देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक इरेडा, ये एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म है, ये एनर्जी है, ये काहे के लिए है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये लोन देती है, लोन्स किसको देती है, लोन भाई जो भी एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है ना, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए प्रोजेक्ट लगाता है, प्रोजेक्ट्स, और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर इन्वेस्ट करता है, उनके लिए क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, कौन, ये इरेडा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भाई एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट
सोलार एनर्जी बनाया गया, ठीक है। ये काहे के लिए बनाया गया, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो, काहे में, सोलार सेक्टर पर। सोलार सेक्टर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े, इसलिए क्या हो गया कि भाई ये उसने क्या किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी किया है। नेक्स्ट याद करो, सोलार पार्क्स की, सोलार पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये क्या, ये सोलार पार्क क्या होते हैं, सोलार पार्क मतलब एक बड़े से एरिया में बहुत सारे सोलार प्लांट लगा दो, जैसे कि पीवी सेल लगा दो, वहां से क्या होगा, बहुत सारी बिजली उत्पादन होती है। काहे के लिए, टू जनरेट क्या, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। समझा क्या भाई, बहुत यूनिट का हजार मेगावाट की बिजली उत्पादन करने के लिए उन्होंने क्या, ऐसे ऐसे प्लांट्स लगा के रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने एक सूर्य मित्र प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक। सूर्य मित्र प्रोग्राम क्या है, इसके तहत क्या होता है कि भाई ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है किसको भाई, जो भी ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो भी यूथ्स होते हैं, यूथ्स को ट्रेन किया जाता है, ताकि वो क्या करें, इतनी स्किल्स एक्वायर कर लें, स्किल्स एक्वायर कर लें, ताकि जो भी सोलार सेक्टर पर, सोलार सेक्टर पर जब ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करें, है ना, इसको क्या करें, फुलफिल करें। ये लोग क्या करते हैं कि सीख लेते हैं कि भाई कैसे इस सोलार पैनल को ठीक करना है, कैसे इसको अरेंज करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है। तो फिर इनको क्या होता है, इनको क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है इनकी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इससे। समझा गया, तो भाई ये अच्छा है सूर्य मित्र प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेंड प्रोफेसर्स होते हैं, ट्रेंड पर्सनल्स होते हैं, ये ट्रेंड पर्सनल्स ये कहाँ से आते हैं, ये एक तो इंडियंस को भी ये ट्रेनिंग देते हैं, इंडियंस भी होते हैं, फॉरेनर्स भी आकर के सीखते हैं इस प्रोग्राम के तहत, फॉरेनर्स। और फिर ये जा करके जो भी काम करते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन करना, समझा क्या, फिक्स करना, ठीक है, उनको सही करना, करेक्ट करना, ये सब का काम ये सब देखते हैं, ठीक है। सूर्य मित्र प्रोग्राम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक है रिन्यूएबल, सरकार ने ये करा है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। मतलब क्या है, देखो मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्री है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एनर्जी, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक। तो ये क्या करेगा, कुछ परसेंटेज, सम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ जो भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगी, वो इसको कहाँ से लेना पड़ेगा, इसको हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी से लेना पड़ेगा। समझ में क्या, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी और पावर तो रिन्यूएबल भी जनरेट कर रहा है, नॉन रिन्यूएबल वाला भी जनरेट कर रहा है। मतलब क्या होता है कि भाई इसमें, इस स्कीम के तहत क्या हो रहा है कि भाई आपको जितना भी इंडस्ट्री को जितना भी रिक्वायरमेंट है, कुछ अमाउंट तो यहाँ पर इनसे लेना ही पड़ेगा। समझा क्या, कि भाई मतलब 25% लेना है, फिर उसमें भी कुछ अमाउंट सोलार से लेना पड़ता है, कुछ विंड से लेना पड़ता है, ताकि सब कोई भी इसमें उनको डिसएडवांटेज ना लगे, वो उनको ऐसा ना लगे कि वो जनरेट कर रहे हैं, महंगा हो रहा है, हमसे कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए ये रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन सरकार की एक स्कीम है, जिसके तहत इंडस्ट्रीज को कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ वो तो रिन्यूएबल से खरीदना ही पड़ता है। लास्ट में समझो, एक इंटरनेशनल सोलार अलायंस है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस बनाया गया था। ये क्या बनाया गया था, ये बनाया गया था, याद करो, पेरिस क्लाइमेट डील में, पेरिस क्लाइमेट डील में। समझा क्या, ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। समझा गया, ये इंडिया में हेडक्वार्टर है इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्या करता है, ये एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। तो ये सारी कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन करता है और प्रमोट करवाता है, प्रमोट किस चीज़ को, सोलार सेक्टर को, इसको प्रमोट करवाना। इसमें क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्रीज आती है ना, उनके बीच में क्या होता है कि भाई सनलाइट थ्रू आउट द ईयर रहती है, 90 डिग्री पे हीट करती है, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन देशों के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, उन सारे देशों की पोटेंशियल को रियलाइज़ करना, उन सारे देशों में इन सोलार सेक्टर पर काम करवाना।
समझा क्या। और अपने आप को ये जो भी इस बेल्ट पर आते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं उनके बीच में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना और इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाना काहे में, सोलार सेक्टर में। इसलिए इंटरनेशनल सोलार अलायंस का हेडक्वार्टर भी हमने कहाँ है, गुरुग्राम में रखा, और इंडिया इस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। समझा क्या। अभी इसने क्या किया है, इसने अभी एक मतलब $1000 बिलियन का इसका एक फंड, मतलब फंड मोबिलाइज करने का काम चल रहा है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि $1000 बिलियन का पैसा इधर उधर से जुटा करके कहाँ पे खर्च किया जाएगा, ये जो सोलार एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। समझा क्या, क्लियर। इससे होगा क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो जितना ज़्यादा हम सोलार सेक्टर में काम करेंगे उतना ज़्यादा हम जॉब क्रिएशन कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, हम डिपेंडेंस कम कर पाएंगे अपनी। डिपेंडेंस कहाँ, एक तो फॉरेन कंट्रीज से डिपेंडेंस हमारी कम होगी। दूसरा हम भाई जो फॉसिल फ्यूल पर हम डिपेंड रहते हैं, फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंस वो भी कम होगी। समझा क्या। नेक्स्ट, इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी बनाना है, उसलिए भी जरूरी है, एनर्जी सिक्योर करने के लिए भी जरूरी है हमारा। समझा क्या, ठीक। और सबसे बड़ी बात, INDC का गोल याद करो। INDC का गोल, इसमें क्या बोला था कि भाई 100 गीगावाट एनर्जी हम कहाँ से लाएंगे, सोलार से लाएंगे। कब तक, बाई 2022। यहाँ तक हम सोलार से हम 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का हमने INDC में अपना एक गोल सेट करके रखा है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी हो गया। समझा क्या। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि भाई सोलार सेक्टर पर हम प्रमोशन कर रहे हैं।